हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स है। दोस्तों, कॉमर्स में आज का आपका टॉपिक रहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके समझेंगे। वैसे तो अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक्स कितने भागों में बांटा गया है, तो जिनका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है और प्लस आपका जो कॉमर्स में इकोनॉमिक्स है, सभी का अगर एक बार कंबाइंड करके बात करेंगे तो एक एक करके पहले समझाएंगे, उसके बाद कॉमर्स के जो ये टॉपिक्स है उस पर बात करेंगे। पहले समझाते हैं कितने प्रकार की इकोनॉमिक्स है, अर्थात काइंड्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। पहला आपका होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरा होता है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स, फोर्थ होता है आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, फिर तो होता है आपका स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट होता है आपका मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स, फिर नेक्स्ट आपका होता है जियोग्राफिकल इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट होता है आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट आपका होता है ह्यूमन इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट आपका होता है बैंकिंग इकोनॉमिक्स, फिर नेक्स्ट आपका होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। इस प्रकार के आपके सभी क्या है, इन जो है इकोनॉमिक्स है। अब इसमें जो आप पढ़ते हो, सिर्फ जो कॉमर्स में क्या पढ़ते हो, कॉमर्स में दोस्तों आपका होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स बस, और थोड़ा सा आपका इंडियन इकोनॉमिक्स। इसके बाद ज्यादातर अगर कुछ पूछता है थोड़ी सी बैंक से, मतलब बैंकिंग सेक्टर का था, बैंकिंग इकोनॉमिक्स बस। 4 पॉइंट आप करके इसमें कॉमर्स में आप पढ़ते हो। बाकी अगर आप देखा जाए जिनका ऑप्शनल होता है इकोनॉमिक्स, उनमें आपको 10 यूनिट पढ़ना पड़ता है। पहले लिखते हैं क्या क्या पढ़ना होता है कॉमर्स में, और पहले जिनका ऑप्शनल होता है उनमें। देखिए, इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है, अब इसमें इकोनॉमिक्स ये जो आपका सिर्फ कॉमर्स की बात करेंगे, जो आपका कॉमर्स है, ठीक है। और जो ऑप्शनल होता है इकोनॉमिक्स, ये आपका कॉमर्स का इकोनॉमिक्स और ये आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स। अब इसमें समझाते क्या क्या, ये जो कॉमर्स में आप पढ़ते हो क्या क्या टॉपिक इसमें दिया है, सिर्फ आपका अगर देखा जाए, आप पढ़े होंगे 11th में, 12th में, बीकॉम में माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, और थर्ड आपका होता है इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स। फिफ्थ फोर्थ आपका होता है, थोड़ा सा और जोड़ देते हैं, बैंकिंग इकोनॉमिक्स। ये सिर्फ कॉमर्स वाले इतना ही पढ़ते हैं बस, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और एडवांस कर दो तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बस। ये जितना आप पढ़ते हैं ये सब कॉमर्स की बात होती है। जब कभी काम शुरू करो तो कोई आवाज शुरू हो जाता, अभी 1 घंटा पहले किसी का आवाज नहीं आया, शुरू हो गया, जैसे पता नहीं तो था क्या लोगों का। अब अगला बात करते हैं इसमें आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स में। ऑप्शनल इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो सेम टू सेम यही सब रहेगा, बट उसमें 5 पॉइंट नया जुड़ता है। कौन कौन सा? आपका यही रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपका बैंकिंग इकोनॉमिक्स, बैंकिंग इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट आपका होता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, उसके बाद ये आपका हो गया 5 पॉइंट। अब 5 इसमें नया क्या, स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट उसके बाद मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स।
उसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कल्चर इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, SDG बोलते हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसे लिख दिया, शॉर्टकट में कर दिया, इकोनॉमिक्स। उसके बाद आपका ह्यूमन इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, अगर ये सब आपका होता किसमें, ऑप्शनल में। और एक सोशल एंड एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स, सोशल एंड एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स। इतना आपका होता ऑप्शनल में, और ये जो आप पढ़ते हो सिर्फ कॉमर्स में। अब कॉमर्स में जो आप इतना पढ़ते हो, लेकिन पूछा कहां जाता, सिर्फ ये 2 पॉइंट से। अगर देखा जाए सिर्फ इतना, ये पॉइंट और थोड़ा सा ये पॉइंट, बस। अब इसमें क्या क्या आपका, इसमें कॉमर्स से पूछा जाता है, इस पे बात करेंगे। कॉमर्स जो माइक्रो का पहले बात करेंगे इसमें, जिससे आपका टॉपिक जो इसमें दिया है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये तो ऑप्शनल हमने बात किया। अब ये इस इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करेंगे। एक मिनट दोस्तों, आवाज बहुत हो रही है, मैं इसको बंद, एक मिनट दोस्तों, चलिए। आवाज बहुत डिस्टर्ब करती है, दिक्कत होती है सुन। अब ये जो आपका ये यूजीसी नेट जो कॉमर्स ऑप्शन, कॉमर्स का है पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें हम बात करेंगे क्या क्या पढ़ना होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और यही आपका सिलेबस में दिया। ये बाकी जितना आपका है ये तो एडवांस इसलिए बता दिया गया कि यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सब टॉपिक बताएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, प्रोडक्शन क्या है, मार्केट क्या है, प्लस आपका यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी। नेक्स्ट उसके बाद अगला इसी में डिमांड है, सप्लाई है, प्रोडक्शन है, मार्केट है, यूटिलिटी है, और कंज्यूमर सरप्लस, ये सभी टॉपिक आपका आता है माइक्रो में। अब यही चीज आप पढ़ेंगे, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, मार्केट, यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस, ये सभी पॉइंट आपके आते हैं किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। कंज्यूमर बिहेवियर, और माइक्रो इसमें जो बड़े लेवल में पढ़ेंगे आप, इसमें आपका आता है इन्फ्लेशन, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्लस आपका इसमें आएगा इन्फ्लेशन हो गया, बीओपी हो गया, और नेक्स्ट आपका 2-3 टॉपिक और जोड़ देता है इसमें, प्रोडक्शन भी आता है, आरबीआई बेसिक रूल, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये सारी पॉइंट जो होता है आपका किसमें आता है, माइक्रो में। इंडियन इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ोगे, इसमें आपका 5 ईयर प्लानिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है, लैंड रिफॉर्म क्या है, अर्थात भूमि सुधार क्या है, इसकी बात करेगा। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, इंडियन इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लानिंग, जो आपका 5 ईयर
प्लानिंग करके चलता था, इस पे बात करेंगे। दूसरा एग्रीकल्चर आप इसमें पढ़ोगे। तीसरा इसमें आप बीओपी पढ़ोगे। फिर उसके बाद एलपीजी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। फिर उसके बाद बैंकिंग रिफॉर्म पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट आप पढ़ोगे इसी में आपका इंडियन इकोनॉमिक्स में नीति योजना क्या भी जो नया आया मतलब 2015 में। नेक्स्ट उसके बाद आप पढ़ोगे इंडियन इकोनॉमिक्स में लैंड रिफॉर्मिंग क्या है, भूमि सुधार क्या है। नेक्स्ट उसके बाद इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है, इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है। ये सारे पॉइंट आप किसमें पढ़ते हो, इंडियन इकोनॉमिक्स में। प्लस आरबीआई, टाइप्स ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ बैंकिंग। अभी सिर्फ दोस्तों एक पॉइंट बता रहे इसमें क्या क्या हमें पढ़ना पड़ता है। आपको माइंड एक बार रिकॉल करेगा हाँ ये चीज होती है। तो आपका पूरा ये इंडियन इकोनॉमिक्स जो यूपीएससी तैयारी करते हैं इनका पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स इसी फोकस होता है। सिलेबस में यही सब लिखा है आपका। शुरुआत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, दूसरा आपका पूछता है एग्रीकल्चर क्या है, पॉवर्टी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, सब आपका इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करेगा। थोड़ा सोशल इश्यूज की बात करेगा। नेक्स्ट उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करेगा, एग्रीकल्चर की बात करेगा, सब्सिडीज की बात करेगा। ये सब किस में जुड़ा होता है, इंडियन इकोनॉमिक्स, क्योंकि गवर्नमेंट इसको एक प्रकार से वेलफेयर ग्रुप में क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। अगला होता है बैंकिंग इकोनॉमिक्स। देखिए बैंकिंग अब पूरा यहाँ आ गया। तो बैंकिंग में आप पढ़ोगे जैसे डीएफआई बैंक क्या है, डीएफआई क्या है, एनबीएफसी क्या है, आरबीआई क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, शेड्यूल बैंक क्या है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या है। ये बेसिक चीज आपका आता है बैंकिंग इकोनॉमिक्स में। उसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आप जब पढ़ोगे तो इसमें क्या क्या आपका आता है, डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, आईएमएफ क्या है, बीओपी क्या है, एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है, एफआईआई क्या है, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या है। ये सभी पॉइंट आप किस में आता है, इसी में आता है इंटरनेशनल। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ पहले शुरुआत करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स पे हमें क्या क्या पढ़ना है। एक मिनट दोस्तों, काफी आवाज आना शुरू हो जाता है जब कभी काम शुरू करो दोस्तों। मैं 2 मिनट के लिए बंद करता हूं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा कुछ अच्छा हुआ। अब आइए बात करते हैं इस पे आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो आपका कॉमर्स से बात करेंगे। तो माइक्रो में यहां से शुरुआत आपका इकोनॉमिक्स बेसिक यही शुरुआत होता है। आपने कभी पढ़ा होगा, अब एक एक पॉइंट से बात कर देते पूरा माइक्रो पे। शुरुआत में क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र शुरुआत में आता है इसकी परिभाषा, इसकी डिफिनेशन, जिसमें आप पढ़े होंगे एडम स्मिथ, मार्शल, पीगू, सेमुएल्सन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, हिक्स, ऐसे लोगों का आप नाम सुने होंगे। ये लोग क्या करते थे, इसकी परिभाषा पहले किए, डिफाइन किए। आपने सुना होगा एडम स्मिथ जो बोले जाते हैं इकोनॉमिक्स के एक जन्मदाता, एक प्रकार से भारत में अगर देख कौटिल्य की नाम आता है। लेकिन इन्होंने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बोला कि भाई नेशन ऑफ द वेल्थ, राष्ट्र की संपत्ति ही अर्थशास्त्र है। किसी ने कह दिया। अब राष्ट्र की संपत्ति बहुत कुछ होती है। अगर आप 12 नॉटिकल देखेंगे, समुद्री क्षेत्र से जितना आप रिसोर्स निकालते हैं, जो भी आप मोती निकालो, मछली पकड़ो, ऑयल निकालो, पेट्रोल निकालो, डीजल निकालो, जो भी आप निकालते हैं समुद्री माध्यम से, अर्थात समुद्र जो स्थल वहां से जो आप चीजें निकालते हो, और स्थल मंडल से जो चीजें आप निकालते हैं, ह्यूमन इकोनॉमिक जो भी आप प्रोडक्शन करते हो, तो ये सब पूरा राष्ट्र की संपत्ति कहलाती है। उन्होंने इतनी सी बात कह के रुक जाते हैं। दूसरे व्यक्ति आते हैं मार्शल। मार्शल कहते हैं देखिए ऐसा नहीं होता कि राष्ट्र की संपत्ति कहने से इकोनॉमिक्स होता है। बोलते हैं संपत्ति वह है जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। अब बोले ये क्या बात है, आवश्यकता मतलब अगर हमारी कोई नीड है, कोई जरूरत है, आप मान लीजिए आपको आज नीड है कि भाई आपको बढ़िया अच्छे होटल में खाना खाना है, अच्छे ट्रैवलिंग करना है, भारत को भ्रमण करना है, आपको क्या चाहिए, पैसा। अगर वो पैसा आपके जीवन में आपके काम के उपयोग में आता है
वही अर्थशास्त्र है। ये मार्शल ने कह दिया। सीमित साध्य मतलब फिर उसके बोले जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, सीमित साध्य, तो फिर उसमें एक शब्द जोड़ दिया सीमित साध्य। सीमित मतलब कि जो हमारी एक लिमिट भर जो हमारी जरूरत है उसको पूर्ति करता हो। तीसरे व्यक्ति आ जाते हैं इसमें पीगू। पीगू कहते हैं देखिए ऐसा नहीं होता है। एडम स्मिथ, मार्शल, फिर पीगू। पीगू कहते हैं देखिए बात यह है, अगर हर एक व्यक्ति ये बोलेगा अपनी आवश्यकता को पूर्ति करे, सीमित साध्यों की बात करेगा, तो डिमांड नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। जैसे एक बात इसी पे जुड़ा है, आजकल लोग कहते हैं भाई ओवर थिंकिंग करना। देखिए माइंड अगर आप नहीं सोचोगे, अगर आप नहीं सोचोगे, नया आइडिया इजाद नहीं करोगे, डेवलप नहीं करोगे, नहीं सोच पाओगे, तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। इसलिए परेशानी भी आना चाहिए, दुख भी आना चाहिए, तभी तो इंसान कुछ नया चीज सोचता है। अगर आपके जीवन में सब अच्छा होता चला जाएगा, आप नया कुछ नहीं कर पाओगे, आप डिक्लाइन अवस्था में आ जाओगे। तो आपको क्या करना है, सोचना भी चाहिए, दुख भी आना चाहिए, तकलीफ भी होना चाहिए, दर्द होना चाहिए, पेन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा सीमित पे नहीं, आपको अगर जैसे कहते हैं कि भाई जितना चादर उतना पैर फैलाओ, बोले ये कॉन्सेप्ट हटाओ, पैर फैला दो, चादर घटेगी तो खरीद के लाएंगे। मानव है, प्रोडक्शन करेंगे, और उस चीज को जब प्रोडक्शन करेंगे तो उसकी सप्लाई होगी, डिमांड होगा, तो मार्केट चलेगा, इकोनॉमिक्स चलेगा। तो ये पीगू कहते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला था, धन वह है जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति भी करे, प्लस हमारा उसमें वैधानिक रूप से हमारे चीजों को आगे बढ़ाता हो। वैधानिक चीज उसमें लीगल की बात जोड़ दी है। फिर उसके बाद श्रीमती जॉन रॉबिन्सन आके बोलती है ऐसे कैसे हो सकता भाई, वैधानिक क्या मतलब, अगर एक साधु है, एक चोर है, क्या वो समाज को बेहतर योगदान नहीं करता। अगर एक चोर चोरी भी करता, जैसा आपने बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, एक तरफ विलन होता था, एक तरफ हीरो होता है। विलन क्या करता है, इलीगल तरीके से कभी सोने का स्मगलिंग कर रहा है, कभी ड्रग्स कर रहा है, कभी वेपन्स कर रहा है, लेकिन वो बेचता पैसा भी लाता है, लेकिन फॉरेन से लोगों को लाके इंडिया में नचाता है। आप सोचिए, फॉरेन के लोगों को यहाँ लाके नचाता है, आपको दुनिया दिखाता है, नई नई चीजें कराता है, नया नया कैरिकुलम कराता है। अगर देखा जाए तो एक प्रकार से वो भी तो बाहर का पैसा खर्च कर रहा है, क्या उसका पैसा देश में योगदान नहीं हो रहा, जरूर हो रहा है। मानते हैं कि वो मार्केट में किस गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसी के खिलाफ, बट वो भी पैसा कंट्रीब्यूट करता कि नहीं करता। मर्सिडीज गाड़ी खरीदता है, BMW खरीदता है, और वो बड़ी बड़ी कम यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाता है, इंडस्ट्रियल लगाता है, भले ही लीगल तरीके से, लेकिन कंट्रीब्यूट करता कि नहीं करता, करता है। अगर यहाँ का पैसा उठा के दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करता तब तो गलत है। तो वहां क्या बोला गया कि चोर भी देश के लिए, ऐसा तो है नहीं चोर नहीं खाना खाता, वो भी खाता है, कंज्यूमर है वो भी, चाहे खाने के लिए हो, चाहे लग्जरी लाइफ के लिए हो, कुछ भी वो भी परचेज करता है। तो अगर देखा जाए एडम स्मिथ, मार्शल, पीगू, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, ये लोग क्या हुआ, अर्थशास्त्र को अपनी परिभाषाओं से उसको बांध नहीं पाए। ही कैन नॉट टाइड, टाइड मतलब बांधना, इन द डिफिनेशन, अपनी परिभाषाओं से उसको बांध नहीं पाए, क्योंकि हमेशा इकोनॉमिक्स उनके परिभाषाओं से क्या होता है, वो फ्लॉग कर जाते हैं। फ्लॉग मतलब जैसे फ्लॉग कर जाना, कूद जाना, तो क्या हुआ, जंप कर जाती है। इसलिए अर्थशास्त्र कोई भी अपनी परिभाषाओं से बांध नहीं पाया है। ये होता है इकोनॉमिक्स परिभाषा, डिफिनेशन। फिर शुरुआत इसी से होता है। आप देखते होंगे जब देश में कोई विदेशी व्यक्ति थे, बैठ के सोच रहे थे तो इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स उन्होंने कहा जो धन का अध्ययन करे, बस। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप सोचेंगे, आपकी मान लीजिए चलो अच्छी नौकरी कहीं लग गई, 60-70 हज़ार रुपये आप कमाते हो, आप जो कभी आप 10,000 रुपये में सर्वाइव करते थे, रूम रेंट, खाना पीना सब कुछ, लेकिन अब पता चला आपके पास 50,000 रुपये आएगा, तो आप क्या करोगे, पहले क्या सोचोगे। आप यही सोचोगे कि चलो बढ़िया रूम लेते हैं, या बढ़िया घर खरीदते हैं, या EMI पे मोबाइल ले लेंगे, EMI पे आप पता चला गाड़ी ले लेंगे। आपकी सोच बदल गई कि नहीं बदल गई, बदल गई। अब यहीं से शुरुआत होता है कि अब पता चला कुछ चीजें महंगी होती, कुछ चीजें सस्ती होती। यही बार आप पढ़ेंगे प्रोडक्शन। अब इकोनॉमिक्स वही कहता है उत्पादन क्या करना है, किसके लिए करना है और कितना करना है। एक तरफ पता चला पेट भरने के लिए रोटी भी चाहिए, कपड़े, तन ढकने के लिए कपड़े भी चाहिए, प्लस आप सुरक्षा के लिए गन भी चाहिए। तो आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, तो आप कहेंगे पहले पेट भरो, कपड़े बनाओ, इस पे करो, बाद में सोचेंगे गन की व्यवस्था करेंगे। इसीलिए इकोनॉमिक्स अगर देखा जाए तो एक चीज हम पूर्ति करते, दूसरा घटता रहता है, तो उसी को हम क्या करते हैं, फिर बैलेंस करते हैं। तो जब आप बैलेंस करेंगे
यहाँ पर आपने कभी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कैसे डायग्राम बनाया जाता है ऐसे करके। अब ये जो मिड पॉइंट होता है यही बैलेंस पॉइंट बोलता है, ये और ये पॉइंट नहीं बल्कि ये बीच का पॉइंट यही हमेशा बात करता है। तो जब आप कभी पढ़ेंगे प्रोडक्शन करना है, किसके लिए करना है, कितना करना है, ये पूरी शुरुआत इकोनॉमिक्स से जन्म लेती है। तो शुरुआत आपको पढ़ेंगे क्या, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन आप जब करेंगे पहले देखेंगे नीड किसकी है, डिमांड क्या है। तो आप पढ़ेंगे आवश्यकता क्या है। आवश्यकता वही है जो आपकी जरूरत को पूर्ति करे। लेकिन जरूरत कब जगती है, जब आपके अंदर एक इच्छा जगती है, एक डिजायर होती है। अब डिजायर कैसे होती, भाई भूख लगेगी तो आपको रोटी चाहिए, पानी चाहिए, इसकी नीड होगा। तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए तो डिजायर हुआ। ये चीज होती पहले क्या, रोटी कपड़ा मकान, ये जो बेसिक चीजें से नीड शुरू होती है। तो आप शुरुआत होता है नीड। उस नीड को पूर्ति करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसे के साथ साथ क्या चाहिए, संसाधन। संसाधन वही चीज रिसोर्सेस, समय चाहिए, पैसा चाहिए, कोई एक जगह चाहिए। जब ये सारी चीजें आपके पास उपलब्ध हो जाती है तो आपकी आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। जब आपकी आवश्यकता पूर्ति होती है यहीं से आपको बनता है डिमांड। फिर आप डिमांड करेंगे, फिर उसी चीज का प्रोडक्शन होगा। तो शुरुआत में जब आप पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यहीं से आपका आता है डिमांड क्या है। अब डिमांड में क्या क्या पढ़ोगे, कई चीज है। अब डिमांड बहुत सी चीज होती है। आप खाने पीने की चीज हो सकता है, आजकल लग्जरी लाइफ का हो सकता है, शौकिया हो गए हैं, घूमना हो गया, टहलना हो गया, मूवीज देखना हुआ, अच्छे अच्छे टूर पे जाना हो गया। ये सब क्या है, आपके डिमांड की ही तो बात करिए। और जैसे जैसे डिमांड होगा वैसे वैसे उसकी प्रोडक्शन किया जाएगा। तो प्रोडक्शन के बेसिक आप रूल पढ़ेंगे। प्रोडक्शन करने क्या चाहिए, लैंड चाहिए, जमीन का टुकड़ा चाहिए, भूमि श्रम पूंजी साहस संगठन, लैंड लेबर कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये बेसिक चीज, एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है, लैंड मतलब कोई जमीन का टुकड़ा। आप जब कहीं फैक्ट्री लगाओगे या कोई कोचिंग खोलोगे तो उसको आप क्या देना पड़ेगा, उसके बदले इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, जो भी किराया रेंट देना पड़ेगा, बेसिक चीज। अगर आप मान लीजिए कोई कैपिटल लगाओगे तो कहीं से पैसा उधार लेके आओगे तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो लैंड, उसके बाद कैपिटल, देन उसके बाद लेबर अगर आप लगाओगे किसी प्रोडक्शन के लिए तो उसको मजदूरी देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा। तो बेसिक चीज आपको यहीं से शुरुआत होता है इकोनॉमी। लैंड, लेबर, कैपिटल, उसके बाद एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो रिस्क लेता है। आप जैसे यूपीएससी तैयारी करते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, आप एक रिस्क लेते हैं। क्या रिस्क लेते हैं भाई, आप अपना पूरा समय इसमें इन्वॉल्व करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरी चीज, आप घर से पैसा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तीसरी चीज, आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय इसी में लगा देते हैं, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। एक प्रकार से भी तो रिस्क ही है। आप कोई कहेगा नहीं नहीं ये तो रिस्क नहीं, क्यों नहीं। बहुत से बच्चे जो नहीं कुछ कर पाते, पढ़ने के बाद नहीं कुछ सफलता मिलती, वो क्या होता है उनके लिए तो एक प्रकार से लगेगा। उनकी वैल्यू कौन करता है। आज हमारे देश में प्रेजेंट टाइम में, अभी एक बात करते हैं, आपको एक गाना डाल दो या नाचने गाने का वीडियो बना दो तो आप देखते होंगे उनके मिलियन में लोग व्यूज देखते हैं। क्यों, ब्रेन ऐसा हो चुका है, लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए। इसको आप काम दोगे ना तो थकान महसूस करेगा, ये कभी काम करना नहीं चाहता। ये आप इस तरीके से वीकनेस बना लिया, कमजोर बना दिया। अब बार बार रील चलाना सीखोगी। आपको 2 मिनट पहले देखिए बड़ी रील होती थी, अब तो 60 सेकंड का कर दिया। आपको लगे 60 सेकंड कुछ है नहीं, लेकिन कब आपका 2 घंटा बीत जाता आपको पता नहीं चलता। लेकिन वही अगर पूछा जाए आप 2 घंटे कोई क्लास करो, कोई क्वालिटी चीज देखो, क्वांटिटी चीज देखो, जो आपको जीवन बहुमूल्य होगा, आप उसको नहीं देखोगे। क्यों, कारण यही है कि क्योंकि आप जो है अपने ब्रेन को इस तरीके से उसको बना दिया है। तो बात हम इसी पे कह रहे हैं, रिस्क की बात है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो आप देखते होंगे उसको समाज में लोग उतना वैल्यू नहीं देते, कहेंगे पढ़ा लिखा है, कुछ करो, पैसा कमाओ तब इज्जत करें। हो सकता है पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अभी उसके पास कैपिटल नहीं है, बैकअप नहीं है, तो पढ़ा रहा है, पढ़ाने के बाद पैसा कमाएगा, बाद में पूंजी बनाएगा। तो लोग आजकल पैसे से तुलना करते हैं। और एक चीज बताते हैं दोस्तों, पैसे से जिन्होंने रिश्ता बनाया है वो तब तक रिश्ता है जब तक आपके जेब में पैसा है। पैसा खत्म और रिश्ता खत्म। ये 100% आप सोच लीजिए, मान लीजिए। आपका अगर रिश्ता होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए। इंसानियत पे दुनिया टिकी है। आज देखते होंगे इजराइल फिलिस्तीन का वार चल रहा, अभी गाजा पे फिर वार चल रहा। मैं सुबह का न्यूज देखा दोस्तों,
लोग वहां के बच्चों मतलब पानी के लेके भागते भागते थक जा रहे हैं, घर से बिस्तरा लेकर के भाग रहे हैं। भाई क्या जिंदगी बना दी है लोगों ने। एक मानव ही मानव पे टूट पड़ा है। भारत में नागपुर में हो रहा हमला हो रहा, मणिपुर में हो रहा है, ये पूरी दुनिया कर देखा जाए तो जो कहते हैं कि एक तीसरा विश्व युद्ध ये चल रहा है, ये आपस में मर कटके से खत्म हो जाएंगे। तो ये सब क्या है? पढ़ाई ना करने का नतीजा है, चीजों को बारीकी चीज से ना समझने का नतीजा है। पास्ट में किसके साथ क्या हुआ का आज वही इतिहास को दोबारा रिवीजन करना चाहिए, पास्ट से सीख लेना चाहिए, दोबारा ऐसे गलतियां ना हो। यही सब रिस्क है, यही रिस्क है। पढ़ाई करो, आप जब तक आप अपने अंदर नहीं सीखोगे दूसरे सिखाने से कुछ नहीं। तो पॉइंट हमने जो बात किया दोस्तों, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जो आपका रिस्क लेता है और जो रिस्क लेगा वही आगे बढ़ेगा। अगर आपने रिस्क नहीं लेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन होता है जो सभी लोग मिल करके सब काम करते हैं, ये चीजें होती हैं। तो डिमांड, एक आप टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इससे जुड़ा हुआ बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इसे ऑर्गेनाइजेशन जो हमने शब्द लिया, बिहेवियर मतलब लोगों का व्यवहार के बारे में जानना। जैसे कभी काल कोई व्यक्ति का व्यवहार होता, आप बड़े उदास होते हो, आप उससे बात करते हो तो 10 मिनट बाद आप एनर्जेटिक हो जाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति इस तरीके से बात करता। शब्दों में बड़ी ताकत होती है, शब्दों में बहुत ताकत है। यकीन ना मानिए, आप 2 दिन किसी बात को लेकर के बैठ जाइए, आपके चेहरे का रंगत बदल जाएगी, आप में जो चमक वो खत्म हो जाएगी, आप खाना दाना पीना सोना सब भूल जाएंगे, आपका दिमाग अजीब सा हो जाता है। इस शब्द जो हमारे दिमाग न्यूरॉन सिस्टम बहुत वीक होता है, और इसको कोई शब्द अगर पकड़ लिया तो लेके बैठा रहता है। कहते हैं खाने में अगर जहर है तो हम उसको निकाल सकते हैं, बट लेकिन दिमाग में अगर जहर शब्द घुस गया तो उसको हम जल्दी निकाल नहीं सकते। ये बहुत खतरनाक चीज है दोस्तों, आज के समाज में ये चीजें बहुत घटती है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हमने क्यों बात कहा, क्योंकि बिहेवियर यही कहता है अगर आपके पास अच्छे लोग हैं तो आपका व्यवहार, उनके व्यवहार से आपके व्यवहार पे प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पड़ेगा। अब इस व्यवहार को हम डिवाइड करते हैं क्लासिकल, कल्चरल, स्ट्रक्चरल, इस तरीके से उसको डिवाइड करते हैं। तो जब आप डिमांड करेंगे, सप्लाई होगा, प्रोडक्शन होगा, जब एक संगठन बनाएंगे तो उसका व्यवहार पहले चेक करेंगे कि भाई यहाँ के लोग किस तरीके के लोग निवास करते हैं, किसी राज्य में या किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी गांव में या किसी कस्बे में कैसे लोग यहाँ रहते हैं, उनकी क्या कल्चर है, उनका व्यवहार कैसा है, वो किस चीज का डिमांड करते हैं। आप उसी हिसाब से क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। ये पूरे पॉइंट आपको जब भी पढ़ना, डिमांड सप्लाई सिर्फ ऐसे नहीं होता, आपको डिमांड सप्लाई जब भी पढ़ना उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, उसको अप्लाई करके देखना चाहिए। दूसरा बात करते हैं, जब आप डिमांड होगा तो उसकी आप करोगे क्या, सप्लाई। भाई अब सपोज करो मेरे पास कोई ज्यादा नहीं 3 अब्यूजर, कोई 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं, बहुत सीरियस है, वो पढ़ाई करना चाहते हैं। तो मैं चाहता अगर 3 बच्चे का जीवन सुधर जाए मेरे वजह से तो मैं धन्य हूँ। तो अगर उनकी जैसी डिमांड होगी मैं उसी प्रकार को उनको कंटेंट सप्लाई करूंगा। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है आज के दौर में, बातें यहां पर बता देता हूं लिख करके। आजकल क्या हो गया है, एक शिक्षक हो गया है और एक गुरु हो गया है। अब इन दोनों में आज तक कोई परिभाषा को डिफाइन कर सकता है? अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा वीडियो देखने के बाद। अगर देखेंगे शिक्षक और गुरु में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, शिक्षक जो होता है वो हर कदम पे हर एक जगह मिल जाएगा, बट गुरु सब जगह नहीं मिलेगा। बोलो क्यों? शिक्षक अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल है। भाई मैं यहाँ कोई चीज बता रहा हूं, मैं अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा हूं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चलाना है, ये शिक्षक है, ये पैसा लेके काम करेगा। लेकिन गुरु जो होता है निस्वार्थ होता है, कभी पैसा नहीं चाहिए। इसीलिए आप कभी सुने होंगे जितने लोग, जैसे रैदास जी, कबीरदास जी, गुरु नानक जी, ऐसे लोगों ने क्या, वो गुरु हैं और उन लोगों ने पूरे समाज को जगाया है। ऊंच नीच, जात पात, धर्म, इन सब चीजें से बुद्ध, जैसे आपने सुना होगा बुद्ध, अब बुद्ध से अगर ऊपर हो तो बुद्धि, जैसे कहते हैं बुद्धि होता है, बुद्धि यहां बात करते हैं। एक होता है बुद्धि और एक होता बुद्धू।
अब इनमें क्या फर्क होता है बुद्धि और बुद्धू में, पहले यहां समझाते हैं, तब आपको नई चीजें सीखने को मिलेगा। शिक्षक मतलब यही होता है जो पैसा लेके काम करेगा बस, लेकिन ये व्यक्ति आपको सिर्फ एक प्रोफेशनल चीजें बता सकता है। लेकिन गुरु जो होगा ना आपके जीवन का, जैसे कहते हैं ना अस्तो मां सदगमे तमसो मां ज्योतिर्गमय। अस्तो मां सदगमे, अस्तो मतलब जो ये जो असत्य की दुनिया उसे सत्य की रास्ते पे ले जाना। अस्तो मां सदगमय, सत्य की रास्ते पे उसे बताना। ये कौन बताएगा? एक गुरु बताएगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योति मतलब ये दुनिया में हमारा नाम चले, लोगों के दिलों में दिमाग में हमारा नाम हो। जैसे गांधी हैं, B.R. अम्बेडकर साहब जी हैं, या आपके भगत सिंह जी हैं, या आपके चंद्रशेखर आजाद जी हैं। इन लोगों ने आज लोगों के दिलों में बसे कि नहीं बसे हैं? तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये देखिए आपको लगेगा कि टॉपिक क्या था, कहां से कभी कई चीज होती है जोड़ के बताना पड़ता है दोस्तों। तो गुरु जो होता है जो अपने बुद्धि से, अपने तर्क से, अपने विवेक से अपने आप को, जो आजकल कर्म कांड है, लालच है, द्वेष है, घृणा है, इन सब से जो परे निकल जाता है वो बन जाता है बुद्ध। अब यही पर एक बुद्धू होता है। बुद्धू में क्या होता है? वो भी लालची दोषी नहीं होता, लेकिन उसको लोग यूज करते हैं। लेकिन बुद्ध का मतलब क्या है? आप इतना समझ जाओ दुनिया बहुत तेज है, बट आप दुनिया को अगर सुधारना चाहने से बदले पहले खुद में सुधर जाओ। जो खुद में सुधर गया वो बुद्ध बन गया, और जो खुद में नहीं सुधर पाया वो बुद्धू बना है। तो अब यहाँ ही शुरू होता है गुरु कौन होता है? गुरु वही होगा जो दुनिया को समझ गया हो, निस्वार्थ भाव से लोगों को जागरूक कर रहा हो, जिसमें उसका कोई हित ना छुपाया हो कि मेरा क्या हो, मेरे लिए कौन सोचेगा। जब तक अगर आप ये भावना मेरा कौन करेगा, तो आप कभी भी गुरु नहीं बन सकते। गुरु का मतलब है त्याग है, बलिदान है, बहुत कुछ चीजें छोड़ देना पड़ता है। घर परिवार, आपके बड़े से बड़े चीजें सब कुछ छोड़ के बनना पड़ता है। अगर आप सोचेंगे नहीं मुझे लाखों चाहिए, करोड़ों चाहिए, मुझे ये करना है मुझे, तो आप कभी भी गुरु नहीं, तो आप एक शिक्षक कहलाओगे। तो आज से सोच लो कौन शिक्षक है और कौन गुरु है। गुरु कभी कुछ नहीं मांगता। जो कहते गुरु दक्षिणा वो भी नहीं मांगता, बकवास है। गुरु कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। गुरु का बस यही मनोकामना, वही उसका विचार होता है कि जो भी मेरे इस देश का या विदेश में, पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति हो, कम से कम अंधकार में ना फंसे, भौतिक चीजों में इतना ज्यादा लिप्त ना हो जाए कि डिप्रेशन का, एंजाइटी में चीजों में फंस जाए, जो आपको अंधकार से बाहर निकाल दे, आपको सत्य रास्ता बता दे, ये जीवन यही है, आप क्यों ज्यादा फंसे हो। ये होता है गुरु। और जो आपको सिर्फ अपने काम पर्पस से ज्ञान दे रहा हो वो होता है शिक्षक। तो गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, शिक्षक तो हर जगह मिल जाते हैं। एक थोड़ा पॉइंट था, हमने बात कर दिया सप्लाई और देखिए प्रोडक्शन पे। तो सप्लाई वही करना चाहिए जो जैसी लोगों की डिमांड है, लेकिन कभी कभी सप्लाई वो करो लोगों को जो अच्छा चाहिए। आजकल लोग शिक्षक तो यही कर रहे हैं ना, यूट्यूब पे वही कंटेंट आपको दे रहे हैं जो वो चाहते नहीं, बल्कि आप जो चाहते वही देते हैं। लेकिन गुरु कहता नहीं, आप कभी काल उन लोगों को भी कंटेंट दो जो कभी जानते नहीं है। पता चला आजकल यूपीएससी पेपर आने वाला है 25 मई को, अब बच्चे यूट्यूब पे लगे पड़े। मैं भी यूट्यूब पे डालता हूँ, बट मैं नहीं कहता इसको खूब देखो, बट उनके लिए कहता हूँ तो बस जिनको कोई चीज दिक्कत हो सर्च करके पढ़ लो। आपको किताब, मैं जब पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, बाद में तो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। ये जो सारी चीज, मेरे पास कोई पीपीटी तो बनाता नहीं, मैं कलम उठाता हूँ, जो टॉपिक पढ़ता हूँ वही लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब क्या है, सप्लाई करो, वो दो जो बच्चे के पास नहीं, उससे कुछ बेहतर दो, तब देश समाज बेहतर हो। तो ये होता है सप्लाई, डिमांड और सप्लाई। अब बात करते हैं प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन वही चीज है, इसको दो भागों में बांटा गया, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की बात करते हैं जब आप कोई बिजनेस करते हैं, आपने देखा होगा जिनको शॉर्ट टर्म बिजनेस करना होता है उनको जल्दी जल्दी प्रॉफिट चाहिए, तो क्या करते हैं, बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, फटाफट मार्केट फैलाएंगे, तो उनका इंक्रीज अवस्था होता है, लेकिन कुछ समय बाद कॉन्सेंट होता है, फिर उसके बाद डिक्रीज में आ जाती है। शॉर्ट टर्म की बात करता है। और जिनको लगता है नहीं हमारा बिजनेस कम से कम 200 साल तक चले, तो क्या सोचेंगे, बोलेंगे एक काम करो, जितना समय लगे लगाओ। जितना किसी भी चीज का समय लगता है, कहानी है कि अगर शेर जितना अपने पैर को पीछे लेके जाता उसकी छलांग बड़ी ऊंची होती है। कहने का मतलब है अगर आप जितना समय दोगे किसी भी चीज का, आपको कोई कभी बीट नहीं कर सकता, आपको कभी कोई पछाड़ नहीं सकता।
आप जरूर बहुत ऊंचा छलांग लगाओगे, आगे बढ़ोगे। भले असफलता नहीं है, लेकिन जब आपको मिलेगा ना तो कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। तो प्रोडक्शन जो लॉन्ग टर्म होता है, शुरुआत में आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ती है, सेकेंड स्टेज में आपका कम होती है, थर्ड स्टेज में बहुत कम, उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसमें आप पढ़ेंगे टोटल प्रोडक्शन क्या है, एवरेज प्रोडक्शन क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, उसकी डायग्राम कैसे बनती है, यहां पर मैं आपको बताता हूं। यहां पर मैं आपको बताता हूं। ये रहा आपका टोटल प्रोडक्शन, ऐसे टीपीज को बोलते हैं। फिर यहीं से आपका एवरेज निकलता है, ऐसे एपीज को बोलते हैं। और यहीं से आपका एक मार्जिनल निकलता है, इसको एमपी बोलते, मार्जिनल प्रोडक्शन। इस तरीके से आपने सुना होगा, जो आपका इसको वाई, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको जीरो। तो शुरुआत में जो आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, या ऐसे करते हैं, तो इसको ये जो इंक्रीज अवस्था होती है, ये कॉन्सेंट होती है, और ये डिक्रीज अवस्था होती है, इस तरीके से निकालते हैं। लेकिन अगर और जब लॉन्ग टर्म की होगा तो एक डायग्राम ऐसे बनता है, ऐसे तस्तरी नुमा होता है। आपकी प्रोडक्शन कम होगा एक समय बहुत कम, उसके बाद आपका प्रोडक्शन बजाय आपका प्रॉफिट ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनता है, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन। अब ये एवरेज क्या है, मार्जिनल क्या है, किसी भी चीज के कहते हैं मार्जिनल क्या मिलेगा। शुरुआत में अगर आपका टोटल प्रोडक्शन थोड़ा इंक्रीज होता है, एवरेज उससे भी होता है, और मार्जिनल उससे भी तेज चलता है। जैसे आप मान लीजिए कोई नई बाइक खरीद कर लाओ, या 4 व्हीलर ले लो आप, चलो बाइक छोड़ो, 4 व्हीलर की बात करते हैं। आप नया नया कोई 4 व्हीलर लाए 50 लाख का, 50 लाख का फॉर्च्यूनर लेके आते हैं, तो देखते हैं कि सबसे बढ़िया उसकी गियर, उसकी क्लच, उसके ब्रेक सब बढ़िया काम कर रहे हैं। हल्का सा चाबी जैसे ऐसे करते स्टार्ट हो जाता है, और हल्का जैसे क्लच लेते गाड़ी बहुत तेज भागना शुरू हो जाती है। अब वो क्या है, वो फर्स्ट स्टेज है, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा वो एवरेज दे रहा है, अच्छा उसका मार्जिनल दे रहा है, तो इसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। 8-10 साल चलते चलते सेकेंड स्टेज में आ जाती है, पता चलेगा भाई जितना मेंटेनेंस करोगे उतना ही देती है। थर्ड स्टेज आता है, मेंटेनेंस ज्यादा मांगती है, लेकिन अब एवरेज कम देती है, मार्जिनल बहुत कम हो जाता है। इसी प्रकार से प्रोडक्शन होता है। शुरुआत में कोई जमीन का टुकड़ा है या कोई बिजनेस है, तो आप शुरू में देखते होंगे, आप बहुत विज्ञापन करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, लोगों को पकड़ पकड़ लाएंगे, भैया चेक करो, देखो कॉफी कैसा है, चाय कैसा है, पिज्जा कैसा है, बर्गर कैसा है। ये आपका होता है फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज जैसे थोड़ा गुडविल बनता है, नाम होता है, चलता ठीक ठाक। थर्ड स्टेज में आते आते पता चला आप उस तरीके से आप काम नहीं करते, कस्टमर को जोड़ नहीं पाते, मार्केटिंग नहीं कर पाते, तब आप डिक्रीज अवस्था में आ जाते हैं। इसीलिए हर एक चीज का 3 अवस्था, जैसे आदमी का भी 3 अवस्था है, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अभी जैसे मैं युवा, अभी पीक पॉइंट में युवा चल रहा, उसके बाद प्रौढ़ा आ जाएगा, उसके बाद वृद्धा, उसके बाद दुनिया से डेल्टा बन के निकल जाओ। ये कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, ठीक है। अगला बात करते हैं मार्केट। मार्केट क्या है, एक बाजार है। मार्केट में आप पढ़ते होंगे मोनोपोली क्या है, ओलिगोपोली क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, इनपरफेक्ट कंपटीशन के, ये टर्म आप कभी सुने होंगे। मार्केट मतलब बाजार। अब बाजार में 2 व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है, एक सेलर और एक बायर, एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला। अब दोनों के बीच में क्या होता है, किसी वस्तु को लेकर के बार्गेनिंग होता है। अब वहां पर आप देखते होंगे डिमांड सप्लाई जब कॉन्सेप्ट होता है, इसी बोलते हैं, ऐसे लाइन आप बना देंगे, यहां पर आपको बता देते हैं, एक लाइन होता है डिमांड, एक होता सप्लाई। यहाँ जो पॉइंट जीव जो एक दूसरे काटते हैं, इसको संतुष्टि बिंदु बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ये हो गया आपका कौन सा, सप्लाई की बात करता है, ये आपका डिमांड की बात करता है। सप्लाई कौन करेगा, एक सेलर करेगा, डिमांड कौन करेगा, एक बायर करेगा। तो जहां पर एक दूसरे को संतुष्टि बिंदु पर काटते हैं, उसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। यही से शुरुआत होता है। कब आपकी डिमांड ज्यादा होगी तो क्या विचार बनेगा, जब आपका डिमांड कम होगा तो क्या विचार बनेगा। तो यही शुरू होता है, आपने पढ़े होंगे परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और ओलिगोपोली। मोनोपोली मतलब है कोई एक ही व्यक्ति, जैसे सरकार, भारत सरकार है, अगर उनका रेलवे लाइन है तो सरकार अगर चाहे किराया बहुत बढ़ा सकती है, चाहे सरकार कम कर सकती है। मेट्रो है दिल्ली का, सरकार यहाँ का अगर मान लीजिए मेट्रो किराया ज्यादा बढ़ा सकता है, चाहे घटा सकता है। जिसका एक ही संसाधन है, जिसका एक ही व्यक्ति का पूरा अधिकार है, उसको बोलते हैं मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन, पता चला मार्केट में बहुत सी बसें चल रही हैं,
प्राइवेट बस चल रही है, गवर्नमेंट बस चल रही है, इंडिविजुअल बस चल रही है। अब आपके लिए बहुत से ऑप्शनल है, आप चाहे रोडवेज से जाओ, चाहे वोल्वो से जाओ, या चाहे अपने पर्सनल गाड़ी से जाओ, या और भी कोई संसाधन छोटी गाड़ी से जा सकते हो, जैसे ब्लोरो हो सकता है, मार्शल हो सकती है, बहुत सी गाड़ियां हैं, आप उससे बैठ के आप जा सकते हो। तो आपके पास ऑप्शनल ज़्यादा है, और जहाँ ऑप्शनल ज़्यादा होते हैं उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पूर्ण रूप से एक दूसरे को लेकर के प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। यहाँ फायदा किसका होता है, सेलर का कि बायर का, बायर का। तो ये चीज आपको समझना है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, इनपरफेक्ट कंपटीशन कुछ होता है, इनपरफेक्ट कंपटीशन। इनपरफेक्ट कंपटीशन क्या है, जहां पर पता चला ज्यादा नहीं है, कुछ मात्रा में लोग हैं, पता दो ही व्यक्ति हैं। अब दो व्यक्ति इधर मान लीजिए एक तरफ आपके रोडवेज है, इधर आपका वोल्वो है, आपको लगेगा रोडवेज से जाए वोल्वो से जाए, तो यहाँ पर इनपरफेक्ट कंपटीशन है लेकिन कम है, आपके पास ऑप्शनल दो ही है। तीसरा होता मोनोपोली, जब हमने बात की सिर्फ एक ही चीज चल रहा, रेलवे चल रहा बस, और कुछ ना चल रहा, बस उस कुछ नहीं चल रहा है, तो गवर्नमेंट का मोनोपोली है। एक होता ओलिगोपोली। ओलिगोपोली किस कंपटीशन में, मान लीजिए आपका एरिया है, कोई एक ही डॉक्टर हो, अब वो मन चाहे आपसे पैसा वसूल सकता है। गांव में कोई हैजा खैजा जो भी बीमारी फैल गया, अब वहां पर पता चला डॉक्टर बोलेगा भैया मैं कम से कम 300 रुपये पर इंजेक्शन लूंगा, या 600 भी बोल सकता हूं। अब उसका ओलिगोपोली है भाई, अब आपको डिमांड है और उसकी सप्लाई करना है, तो जितना डिमांड उतनी उसकी प्राइस बढ़ती चली जाती है, ये भी कंपटीशन। तो इसी में एक और डिमांड के हिसाब से जुड़ा हुआ पढ़े होंगे कभी, मार्केट से जुड़ा होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, जिसमें पढ़े होंगे परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक, यूनिलिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन वन, ग्रेटर लेस देन, एक जीरो, परफेक्ट इन कंपटीशन। तो 5 भागों में इसको बांटा गया। क्या क्या, परफेक्ट मतलब वही जब ज्यादा लोग ज्यादा होते हैं तो वहां पर इसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी का डिमांड। अगर मान लीजिए भाई 10 रुपये की चीज है 10 में बिक रहा, या कभी 10 की चीज 12 में बिक रहा, कभी पता चला प्राइस बहुत ज्यादा है, प्राइस बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, कभी काल डिमांड कम है, प्राइस बहुत ज्यादा है। तो आप कभी इस सब चीज को देखते होंगे, ये क्या कॉन्सेप्ट भाई, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी जीरो हो रहा है, कभी इन्फिनिटिव हो रहा है, आप पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं, जिसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी डिमांड ऐसे सब लाइनें बनती है दोस्तों, यहां से एक ऐसे बनेगा, दूसरा एक ऐसे होता है, एक ऐसे बनता है, सबका अलग अलग है। अब इसमें आप क्या समझोगे, आपको ये लगेगा अच्छा यहां पर इसकी बात होगी तो क्या होगा। कभी काल आप देखते हो डिमांड लाइन ज्यादा खड़ी होती है तो प्राइस बढ़ गया, डिमांड लाइन ऐसे पूरा ऐसे बेस में आ जाता है तो लगेगा प्राइस कम है। इससे हमें आंकड़ा लगता है कि इन यूनिलिटरी है या इन इलास्टिक है, या इलास्टिक है या परफेक्ट इलास्टिक है, या परफेक्ट इन इलास्टिक है, या इन्फिनिटिव है। एक होता है आपका ऐसे बन जाता है, तो डिमांड पूरी खड़ी भाई, डिमांड जितना रहेगा प्राइस भी उसके पूरा रहेगा, प्राइस घटे बढ़े कोई लेकिन डिमांड तो रहेगा। जैसे दिया सलाई आपका हो गया पर डे का जो डिमांड हो गया, तो ये सारी चीजें आप कभी पढ़े होंगे, दिमाग में आ रहा होगा आइडिया, ये डायग्राम देख करके इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी का डिमांड। अगला हम बात करते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स होता है उपयोगिता। उपयोगिता मतलब जैसे किसी वस्तु में वह निहित गुण जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, उसे ही बोलते हैं यूटिलिटी। अब एनी थिंग्स गुड्स यू हैव टू सेटिस्फाइड, दैट्स द थिंग, मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें वह निहित गुण है, एज ए इनबिल्ड मतलब उसमें जुड़ा है, एज ए क्वांटिटी एंड क्वालिटी, नाउ यू हैव टू सेटिस्फाइड, जो आपको संतुष्ट करता है, दैट इज कॉल्ड बाय द यूटिलिटी, अर्थात उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। किसी वस्तु में वह निहित गुण जो आपकी आवश्यकताओं को, जो नीड है उसको संतुष्ट कर देते, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। अब जब यूटिलिटी आप पढ़ोगे तो इसमें दो होता है, एक कॉर्डिनल होता है, एक ऑर्डिनल। कॉर्डिनल मीन्स होता है जिसको आप काउंट कर सकते हो, ऑर्डिनल होता है जिसको आप नंबर बेस पे होता है, दो होता है, एक काउंट किया जा सकता है, एक काउंट नहीं किया जा सकता।
जो नंबर बेस होगा उसको आप काउंट कर लेंगे, जो नंबर बेस होगा उसको नहीं होगा, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। इसमें आप पढ़ेंगे जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत तुष्ट गुण। अब वो कैसे आप बनाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, उसको बताते हैं दोस्तों। मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहलाता है? जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि एक ऐसे लाइन होती है, मान लीजिए टोटल प्रोडक्शन है। अब मार्जिनल यूटिलिटी पहले ऐसे चलेगा जैसे सेम टू सेम वही आपका एपी और जीपी का कॉन्सेप्ट ये होता है। अभी क्या कहना चाहता देखिए, शुरुआत में इसको आप समझिए यूटिलिटी किस बात पे, इसमें एक पॉजिटिव होगा और शून्य होगा और जीरो माइनस होगा, अर्थात पॉजिटिव धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक, पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव, तीन कॉन्सेप्ट की बात करता है। सपोज करिए आपको भूख लगी है, जब आप पहली रोटी कंज्यूम करते हैं तो आपको बहुत संतुष्टि मिलता है, बहुत आप सेटिस्फाइड महसूस करते हैं, आपको बहुत इंजॉय आता है। दैट इज कॉल्ड बाय द फर्स्ट स्टेज इज इंक्रीजिंग स्टेज। सेकेंड स्टेज, जब आप संतुष्ट बिंदु पे पहुंच जाते हैं, नाउ यू हैव टू सेटिस्फाइड, जब आप संतुष्ट हो जाते हैं, आपको लगता है बस 5 रोटी खाना था, मैंने खा लिया, पेट भर गया, इससे ज्यादा नहीं कंज्यूम कर सकता। तो जैसे जैसे पहली इकाई करेंगे तो ज्यादा आपकी यूटिलिटी, दूसरा थोड़ा कम, तीसरा और कम, चौथा और कम, पांचों जाके आप संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इंक्रीज एंड जीरो स्टेज। और थर्ड स्टेज वो होता है जैसे ही आप एक्स्ट्रा कोई चीज कंज्यूम करते खाते हैं तो आपको क्या होता है, आप पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। नाउ हैव दैट इज ए निगेटिव इंपैक्ट। आपको क्या होता है, निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। यहां से क्या होता है, आपका प्रोडक्शन जो होता है घटना शुरू होता है। प्रोडक्शन मीन्स जैसे आप जो भी रोटी खाया, पहले और एनर्जी मिला, दूसरे और मिला, तीसरे और, फिर चौथे पांचवे जाके थोड़ा कम होता है। उसके बाद जैसे जीरो के बाद आप कोई चीज काम करेंगे तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम नंबर बेस पे इसको काउंट करते हैं। अब जिसको नंबर बेस पे नहीं काउंट कर सकते हैं, अब जैसे मान लीजिए आपको प्यास है, आपकी हंसी है, आप रोते हैं, आप गाते हैं, जो एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल है, एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक भाव होता है। आपने कभी पढ़े होंगे द पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंट्रोजेक्शन, ऐसे एक भाववाचक होता है। जैसे कभी किसी व्यक्ति को देख करके एक भाव प्रकट हो जाना, या किसी को दुखी देख करके आपके अंदर दुख भावना आ जाना, किसी को देख करके हंसी की भावना प्रकट हो जाना, इसी को बोलते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये हमने पूरी बात किया माइक्रो इकोनॉमिक्स। और लास्ट में कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। कंज्यूमर सरप्लस वो बात होती है जो कुछ हम देना चाहते हैं, वास्तव में हमें जो देना पड़ता। आई वॉन्ट टू रियल एंड आई वॉन्ट टू पे टू द रियल, अर्थात जो कुछ मैं देना चाहता था वास्तव में जो मुझे देना पड़ा, दैट इज अ डिफरेंट। मतलब आई वॉन्ट टू रियल टू पे, एंड जैसे मैं कुछ देना चाहता था, अब क्या देना, मान लीजिए मैं कोई कस्टमर, मान लीजिए मैं कस्टमर हूं, कोई विक्रेता है। अब इस पेन का कीमत मान लीजिए 20 रुपया, उसने मुझे लगा कि 25 रुपया होगा, तो मैं देना चाह रहा था, हो सकता है 25 रुपया हो, बट रियल में मैंने पे किया 20 रुपया, क्योंकि पेन पड़ा मुझे 20 रुपये का। तो जो देना चाहते हैं वास्तव में जो मुझे देना पड़ा, उन दोनों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, कंज्यूमर सरप्लस। नहीं समझ में आया? अरे भाई, आप जाते हो बाजार, कभी कभार आप अनुमान लगाते हैं चलो बाजार 2000 रुपया लेके जाएंगे, 2000 रुपये में आप कोई चीज परचेज करना चाहते हो, ठीक, लेकिन पता चला वो चीज आपको मिल गया कितने में, 1700 रुपये में। आप घर से बजट बना के लेके गए थे 2000, लेकिन वस्तु खरीद कर लाते हैं 1700 रुपये। तो योर, अगर देखा, यू हैव टू पे रियल, जो आप यू वांट टू पे, जो आप देना चाह रहे थे 2000 में, लेकिन एज ए रियल टू पे 1700, अर्थात 1700 रुपये जो आपने दिया, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस कितना, आपके पास जेब में पैसा बचा 300। यही होता है कंज्यूमर सरप्लस। अब इसका लाइन कैसे बनता है, इसको डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूं। कंज्यूमर सरप्लस का जो डायग्राम बनता है, आपने कभी देखा होगा, ऐसे होता, ऐसे, और एक लाइन ऐसे जाता है। अब जैसे मान लीजिए कभी काल ऐसे करके बना देते हैं, अब जैसे सपोज करिए
एक लाइन है, आप प्राइस सोचे थे कितना, यहाँ तक आपने प्राइस सोचा था 2000, लेकिन रियल में आपको देना पड़ गया 1700। तो जब आप 1700 में कोई वस्तु खरीदा तो आपका बचत कितना हुआ, यहां से ऐसे बनता है, ये जो आपका लाइन बताएगा ये क्या है आपका, यही आपका जो है बचत होती है 2000 और 1700 के बीच में, ऐसे लाइन बनता है। कहीं कहीं इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप पता चला ना, ऐसे करके बनाते हैं, एक पॉइंट हो गया, इतना आपको बचत हो गया, इसी को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। इस तरीके से चीजों को आपको इकोनॉमिक्स में डायग्राम बना बना के सीखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो ये जो पूरा पॉइंट हमने बात किया किस पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक बार फिर से इसको दोबारा रिवीजन करते हैं। पहला डिमांड क्या है, पहले शुरुआत में डेफिनेशन क्या है, एडम स्मिथ, मार्शल, पेगू, सैमुएल्सन, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। फिर उसके बाद प्रोडक्शन क्या करना है, किसके लिए करना है, कितना करना है। दूसरा डिमांड क्या है, टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। उसके बाद प्रोडक्शन क्या है, मार्केट क्या है, यूटिलिटी क्या है, ये सभी पॉइंट आपका इसमें आता है। कंज्यूमर सरप्लस क्या है, ये सब पॉइंट आपका आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो एक माइक्रो पढ़ते हो ये क्या होता है, बीओपी क्या है। अब इसमें आप पढ़ते हो जैसे इन्फ्लेशन क्या है। अब इन्फ्लेशन क्या है, बीओपी क्या है, ये पॉइंट को आपको बार बार याद रखना। इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, बीओपी क्या है, पहले से बात करते हैं। सपोज करिए मार्केट में इन्फ्लेशन कैसे आता है। देखिए कभी कल किसी देश के लिए डिफ्लेशन खतरनाक हो सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन भी खतरनाक, लेकिन है क्या, इसको कभी लोग समझ, स्फीति अविस्फीति। जैसे सपोज करिए आपके कोई एक छोटा सा आपने शोरूम बनाया, टेबल ओबल बेच रहे थे, मान लीजिए आपने 50 चेयर रखे थे, 50 चेयर, ठीक है, 50 चेयर आपके पास थे और हर एक चेयर आपको 2000 को बेच रहे थे। लेकिन अचानक पता चला कोई व्यक्ति आते हैं, कस्टमर आते हैं, 25 कस्टमर आ गए एक दिन में आपके पास, 25 नहीं चलो 10 ले लो, 10 कस्टमर आ गए। अब कोई बोलता मुझे 10 चेयर दे दो, कोई बोलता मुझे 20 चेयर दे दो, कोई बोलता मुझे 40 चेयर दे दो, कोई कहता मुझे 50 की 50 दे दो। अब आपको क्या लगेगा, भाई टेबल चेयर की डिमांड इतनी ज्यादा है, जो आप 2000 चेयर रखे थे पर चेयर प्राइस, आप सोचेंगे डिमांड ज्यादा है, लाओ प्राइस बढ़ा दो। यही से क्या होता, जब किसी वस्तु को रियल उसका 2000 रेट था, आप उसको 2500 में बेच रहे हैं, 500 रुपया जो आप एक्स्ट्रा पैसा लिया, वही पैसा फिर लेकर के मार्केट में आप क्या करेंगे, महंगाई का क्रिएट करेंगे। और महंगाई जब आती है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, पैसे की कीमत घट जाती है, इसी को ही बोलते हैं इन्फ्लेशन। और जब इन्फ्लेशन कैसे, अरे भाई जो आप 2000 में चीज पहले खरीदते थे, अब वो व्यक्ति पता डिमांड ज्यादा हो गया और उसकी प्राइस बढ़ा दिया। आपको लगेगा यार 2000 रुपये लेके जा रहे हो तो 2500 रुपये लेके जाना पड़ेगा, तब एक चेयर टेबल मिलेगा। या मान लीजिए आलू प्याज आप खरीदने जाते हो, जो रोजाना की जरूरत है, अब 10 रुपया किलो आलू था, आप कहें भाई 2-3 किलो ले लो, काम चल जाएगा। अब वहां पर बोल दे भैया 80 रुपया किलो आलू है, तो आप सोचेंगे भैया इतना मोटा गड्ढी पैसा लेके आप जाओगे बाजार में, पैसे की वैल्यू घट गई, आलू की कीमत बढ़ गई। जब पैसे की कीमत घटना शुरू और वस्तु कीमत बढ़ना शुरू, दैट इज कॉल्ड बाय द इन्फ्लेशन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है, जब किसी वस्तु की कीमत घटती चली जाती है और पैसे की कीमत बढ़ती चली जाती है, तो इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। एक होता है स्टेग इन्फ्लेशन, मतलब ना तो बढ़ती है ना घटती है, और जीरो पे रहती है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आप पढ़ोगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, जैम्पिंग इन्फ्लेशन क्या है, क्रैपिंग इन्फ्लेशन क्या है, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। हिंट यही है, डिमांड क्या है, जब किसी चीज की ज्यादा डिमांड होगी तब क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन उसे बोलते हैं जब किसी वस्तु को बनाने में आपकी उसकी मटेरियल की कीमत बढ़ जाए। सपोज करिए डिमांड भी ज्यादा है, तो आप जब ज्यादा होगी डिमांड, तो ऐसा तो है नहीं, जैसे आप सपोज करिए मोबाइल बनाते हैं, अब मोबाइल के पार्ट आपको चाहिए, कैमरा आईसी चाहिए, चिप चाहिए, अब उसके जो अंदर जो आपका छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो पार्ट लगे होते हैं, टंगस्टन का तार, बहुत कुछ होते हैं, अब हर एक मटेरियल की कीमत बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कहलाएगा।
किसी को बनाने की वस्तुओं में जो उसकी लागत कीमत बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं कॉस्टफुल इन्फ्लेशन। तीसरा जो आपका क्रैपिंग इन्फ्लेशन, क्रैपिंग मतलब रेंगती हुई चलती है। जैसे भारत में अगर देख क्रैपिंग रेंगती हुई इन्फ्लेशन है। एक होता हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत तेज बढ़ गया। जैसे आपके रुपए की वैल्यू इस वक्त 87 रुपया कुछ डॉलर चल रहा है, 87 रुपया आप दोगे तब $1 पाओगे। 2003, 4, 5 में अगर देखा जाए तो उस वक्त 45 रुपया डॉलर होता, 35 रुपया डॉलर तक मैंने देखा है 1995, 2000 और नीचे जाओगे तो सोचिए आज 87 रुपया डॉलर हो गया। अब ये कभी कभी लोग ये भी पूछते हैं कि रुपए की वैल्यू घट क्यों रही है। सिंपल सी बात है भाई, आपके पास 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। आप ना तो अपनी एग्रीकल्चर को इनोवेट किया नया तरीके के नाम। भारत में आप सर्वे करो कितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं और कितने लोग एग्रीकल्चर से पढ़ाई किए हो। लोगों भेड़ चाल है, इनको यूपीएससी करना है, इनको यूजीसी नेट में जाना है, इनको इसी फील्ड में भेड़ चाल चल रहा है। अगर मान लीजिए मक्खनचू का बेटा इसमें गया तो बुधाई भी अपने लड़के को डाल दे, भाई तू भी जा इस तैयारी कर। लोग कभी भी ये नहीं सोचे इनोवेशन फील्ड में जाओ, एग्रीकल्चर फील्ड में जाओ। उनका लड़का साइंस लिया, तुम भी बीटेक करो। ये सब बड़ी आजकल जो भेड़ चाल है ना, यही देश को बर्बाद किया। आप खुद से डिसीजन नहीं ले पाते हो कि मुझे क्या करना है। नया चीज कभी नहीं कोई सोचता। अभी क्यों मैं बताना चाहूँ, जब तक आपके प्राइमरी सेक्टर मजबूत नहीं होगा। आज भी प्राइमरी सेक्टर पर लोग 60% या 60-70% लोग डिपेंड है अभी भी कृषि पे। ये जो 60-70% लोग इससे कृषि पे डिपेंड है, अभी क्या करते हैं, जाके 8-9 घंटा काम करेंगे, शाम को आएंगे, खेती करेंगे, अनाज निकालेंगे। अगर इनको प्रोडक्टिव बना दिया जाता, मशीनरीकरण कर दिया जाता, एग्रीकल्चर को और सुधार कर दिया, लैंड रिफॉर्मिंग कर दिया जाता, भूमि को और उसको बढ़िया बना दिया जाता, जोतों का आकार बड़ा कर दिया जाता, गरीबों में कुछ जमीन का टुकड़ा बांट दिया जाता, जो भूमिहीन है उनको जमीन दे दिया जाता, तो लोगों के पास जमीन हो तो उस जमीन को क्या किया जाता, एक रिफॉर्म किया जाता, सुधार किया जाता कि दोमट मिट्टी, लटराई मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, बालुई मिट्टी, किसी प्रकार की मिट्टी है उसकी जांच हो, उस हिसाब से उससे फसल उगाया जाएगा तो इनकी आय बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और जब इनकी आय बढ़ेगी तो ये सक्षम होंगे कि नहीं होंगे। इनके पास 2-2 मंजिला घर होगा, इनके पास ट्रैक्टर, टाली, बढ़िया सब कुछ लग्जरी गाड़ी होगा। इनके बेटे दिल्ली, मुंबई बजाय कैलिफोर्निया या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, कैम्ब्रिज में पढ़ेंगे, तो वहाँ से नया चीज़ सीख के आएंगे कि नहीं आएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इस पर कोई जोर नहीं है। जब आपका प्राइमरी सेक्टर ही कमजोर है, जो 60% यहाँ, बल्कि आपको 20% लोग डिपेंड होना चाहिए था, ये 40% किसी और फील्ड में काम करते हैं, देश का प्रोडक्शन बढ़ता नहीं बढ़ता, बढ़ता जरूर। तो प्राइमरी सेक्टर को क्या करना है, एग्रीकल्चर फील्ड, जब तक यूनिवर्सिटी और भी ज्यादा नहीं आएंगे, इस पे रिसर्च नहीं होगा, सीड पे, फर्टिलाइजर पे, इरिगेशन कैसे होना चाहिए। आज भी खेतों में जाके देखता हूँ गाँव में लोग क्या करते, मेड़ होता है, मेड़ भर इतना पानी भर देते, फसल इतना सा है उसको डुबा देते। जब मिट्टी दब जाएगी तो उसमें जो कोई भी चीज दब जाएगी उसकी जड़ को बैठा देगी तो अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जब अच्छा ग्रोथ नहीं तो फसल भी अच्छा नहीं होगा। उसके लिए क्या चाहिए, फव्वारे के रूप में पानी। देखते हो कभी बरसात के पानी जो हल्का हल्का होता है तो रबी फसल कितना बढ़िया खिल जाता है और प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। तो ये चीजें जब तक इस पे इनोवेशन नहीं होगा, इन लोग को एक साइंटिफिक नहीं सोचा जाएगा और ये जो यहाँ लेबर एक्सेस ज्यादा है इनको कम नहीं किया जाएगा, इनको मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जब तक नहीं डाला जाएगा। अब जैसे प्राइमरी अच्छा हो गया, आपका मैन्युफैक्चरिंग अच्छा करो, विनिर्मित क्षेत्र को बेहतर करो। भारत में कितने विनिर्मित क्षेत्र, अभी सर्वे आया 40%, 60%, 40% लोग यहाँ। अब खुद सोचिए 40% से देश थोड़ी बेहतर होगा। आज भी लोग हैं कहते हैं कि भारत में बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, सीटेक, पता नहीं क्या क्या डिग्री करके लोग बैठ गए। अब उनको तार तक जोड़ने नहीं आता, एक मोबाइल खराब हो जाए बनाने नहीं आता, घर में एक फ्यूज या कोयल या पंखा खराब हो जाए वहां तक काम नहीं आता। क्या बीटेक की हो भाई, तुम्हें एक सॉफ्टवेयर नहीं बनाना, बोलेंगे ये थोड़ी सिखाया जाता है। अरे यही तो करना होता समाज में जाके। भारत को क्या हुआ, यहाँ का जो कुटीर उद्योग था, जो लघु उद्योग था, इस पे कोई फोकस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग पे कोई फोकस नहीं है। गांव में पहले मैं बचपन में देखता था और जो चाची, ताई, माई सभी लोग होती थी, वो बैठ करके क्या करती थी, सरकंडा होता था या सरपत का, उसका वहाँ से वो निकाल के लाती थी, फिर उसको छिलती थी, उसको भिगोती थी, अलग अलग उसको कलर करके उसको पकाती थी। पकाने के बाद उसके छोटे छोटे एक कटोरिया टाइप बनाती थी, वो एक उसको वहाँ के लैंग्वेज अवधि में बोलते टिकुरी,
चौंकने वाला, ऐसे उसको बढ़िया से बनाती थी। कभी सर्च मारना तो अलग अलग प्रकार के रोटीदानी बनाती थी, जानवरों के लिए टोकरा बनाती, चारा चलाने के लिए। सोचिए वो घर की चीज बना के फिर उसी चीज को मार्केट में अगर बेच देती तो एक प्रकार से घर की चीज बना, उससे बेच करके पैसा भी आ गया। ये हमारा कल्चर था, ये हमारा इंडस्ट्रियल था, ये हमारा कुटीर उद्योग था। आज ये बहुत पीछे हो गया, मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गया भारत में। पहले बरसात के दिनों में लोग खाली बैठे होते थे, तो जैसे बरसात के दिन आए तो यही सब काम करते थे, खाली समय घर का काम शुरू कर दिए। कोई पता चला चेयर बना रहा है, कोई मेज बना रहा है, कोई कुर्सी बना रहा है, कोई बच्चों का बैट बल्ला बना रहा है, कोई गिल्ली डंडा बना रहा है, उसको गढ़ करके बना करके मार्केट बेच लेते थे। अब आज किसके पास एक टैलेंट है, कोई खाट का जो होता उसमें धागे बुनते थे, आज किसको आता खाट बुनना? किसी को नहीं आता। क्या वो लोग कोई डिग्री लेके आए थे? ये जो सारी चीजें क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग भारत से कम होता चला गया। और जब ये खत्म होता चला गया तो आज के दौर में अगर देखा जाए तो स्किल्ड किसी के पास नहीं है। अब वो स्किल्ड कहाँ सीखेंगे? पहले लोग परिवार से सीख के आ जाते थे, अब परिवार में वो ऐसे लोग हैं नहीं। आजकल के अब जब लोग स्क्रॉल करेंगे बैठ के, माँ है बहन है सब लोग बैठ के, ये किसी की बीवी बन रही, किसी बहन जो है वहाँ बीवी बन रही है, वो भी ऐसे रील चलाए, बच्चों को रील दिखा दी चलाना। ना बच्चा कुछ सीख पाए, ना अपना नहीं सीखे तो बच्चे क्या सिखाएंगे? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या हुआ, धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। अब लोग क्या हुआ, प्लास्टिक पे डिपेंड हो गए, लोहे पे डिपेंड हो गए, घर की चीजें सब खत्म हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग भारत का क्या हो गया, बहुत डिक्लाइन अवस्था में आ गया। अब रह गया सिर्फ एक ही सेक्टर, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर वही सीख लिए बेहतर है जो पढ़ा लिखा अच्छा है, जो अवेयर है, जो स्किल सीख रहा है, जो नॉलेज को अपडेट कर रहा है, वही तो सक्सेस होगा। आज 70% लोग सर्विस सेक्टर में है। अब 70% अगर सर्विस सेक्टर 70% से सिर्फ क्या हो रहा, जो पढ़े लिखे उन्हीं के घर आबाद होगा, उन्हीं लोग आगे बढ़ेंगे, और जो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या होगा, दिन भर रील चलाएंगे। ये सारे पॉइंट को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इससे क्या हुआ, आपके देश की रुपये की वैल्यू कम होती चली गई, आप दूसरे चीजों पे डिपेंड होते चले गए। जब आप अपने चीज पे डिपेंड होंगे, आप अपने घर में चीज, अभी मैं दिल्ली की बात बताता हूँ दोस्तों। कभी काल बाहर निकलता हूँ, रोड के साइड जाता हूँ, ढाबे होटल देखता हूँ, इतनी देखने के बाद एक बड़ी त्रास होती है। त्रास क्या, दुख होता है। लोग अपने घरों में अब रोटी पानी नहीं बनाते हैं। 100 में से सिर्फ 30% लोग बनाते, 70% लोग मार्केट पर डिपेंड हो गए। अब मार्केट पर डिपेंड हो जाओ अच्छी बात है, बट ये क्या, आप स्विगी है, जोमेटो, 2-2 बजे पिज्जा बर्गर ऑर्डर करते हो, खाते हो। अगर ये चीज़ आप अपने घर में दाल बाटी रोटी जो भी आपको बनाना आता है, जो भी आपका एक घरेलू खाना है, आप शुद्ध बना के खाते हैं, आपका पैसा बचता, आपका हेल्थ अच्छा होता। अब ये चीज़ें आप जब घर में नहीं बनाएंगे, मैं शाम को देखता 9 बजे लोग लाइन में खड़े रहते हैं, जैसे लगता बफर जोन में आके बैठ गए। जैसे बफर जोन होता है जो खाने वाने का लोग जाते हैं शादी विवाह में, ऐसे खड़े होते हैं, वेट करते, कोई चेयर खाली फिर बैठे, 1000-1200 रुपया खर्च करते हो। अगर उसी पैसे को आप अपने घर में करते, उस पैसे को सरप्लस करते हैं, उस पैसे से कुछ बेहतर चीज करते हैं, फिर बाद में कहेंगे कि महंगाई आ गया, ये आ गया, पैसा नहीं बच रहा है, ये नहीं हो रहा। वही है कि आपका खर्चे नवाबों वाली हैं, शौक नवाबों वाली हैं, बाद में बैठ घर में रोगे। ईएमआई पे मोबाइल चले, ईएमआई पे गाड़ी चले, ईएमआई पे आपका रेंट चल रहा है, सब कुछ यही चल रहा है, जिंदगी में रेंट ईएमआई पे हो गया है। और इनकम पता वही है, जितना कमाया एक मंथ में उड़ाया। ये सारी चीजें मैंने देखता हूँ, मेरा अजीब सा लगता है, क्या है ये दुनिया। क्योंकि लोगों को एक दिखावा ज्यादा हो गया, और दिखावे के चक्कर बर्बाद हो गया। बाद में कहेंगे महंगाई आ गई। जब तक आप अपने प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेहतर नहीं करोगे, देश कभी आगे नहीं होगा। आज जो चाइना आगे क्यों है, चाइना इसीलिए आगे क्योंकि अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत मजबूत किया है और बहुत आगे तक बढ़ाया है, इसीलिए चाइना बहुत आगे है। अब भारत में क्या, मैन्युफैक्चरिंग बस राम भरोसे चल रहा है, एग्रीकल्चर चल रहा है, वो भी इसे चल रहा है। ये सारी चीज आपको कभी भी बारीकी चीज अध्ययन करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा क्यों भारत। इसी वजह से क्या हो गया, हमारा एक्सपोर्ट बजाय में इंपोर्ट पर डिपेंड हो गए। और जब इंपोर्ट आयात ज्यादा करोगे, आपकी देश की जो करेंसी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। क्यों कम होती, जब आपके पास डॉलर नहीं होगा, पाउंड नहीं होगा, यूरो नहीं होगा, एन नहीं होगा, दिनार नहीं होगा, देहरान नहीं होगा,
ये सब करेंसी आपके पास नहीं आएगा। आपका फॉरेन करेंसी जब कम होता चला जाएगा तो आपकी वैल्यू घट जाएगी। इसीलिए कहते हैं आप अपने सेक्टर को मजबूत करिए, आप बनाइए, दूसरे देश में बेचिए, डॉलर लाइए, पाउंड लाइए, यूरो लाइए, दिनार लाइए, देहराम लाइए, सब अलग अलग देसी करेंसी जब आपके पास आएगी तो आप खुद उसमें व्यापार जब आप करेंगे आपकी देसी करेंसी बची रहेगी, सरप्लस हो गया, प्लस आपके पास डॉलर होगा तो उसमें आप व्यापार करेंगे। जब डॉलर में डॉलर व्यापार करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा देने नहीं पड़ेगा, आप खुद आपकी करेंसी मजबूत होगी। जब आप ज़्यादा बेचोगे, ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा तो आपका इनकम बढ़ेगा, आपके देश की जीडीपी बढ़ेगा, आप बेहतर स्कूल करेंगे, बेहतर आप रोड बनाएंगे, बेहतर आप कॉलेज खोलेंगे, बेहतर आप यूनिवर्सिटी बनाएंगे, रिसर्च सेक्टर अच्छा करेंगे तो आप ऑटोमेटिक आपका देश आगे बढ़ जाएगा। ये होती है इकोनॉमिक्स पढ़ने का तरीका। तो दोस्तों आज हमने जो बात किया सिर्फ इस पे, अब पूरा वैसे कर देखा, बिजनेस इकोनॉमिक्स पे सभी टर्म बात कर दिया। और ये जो टॉपिक मैंने लिखा है पूरा माइक्रो इंडियन इकोनॉमिक्स, बैंकिंग इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ह्यूमन इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये सभी पॉइंट जो होते हैं ये ऑप्शनल की बात है, इस पर भी मैं कभी लेक्चर दूंगा। तो आज इतना पूरा जो था आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स ऊपर मैंने सब टॉपिक पे बात कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते, थैंक यू वेरी मच।